हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने जीएसटी की डिस्कशन को। और हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में 13th नंबर तक के एग्जांपल्स कवर कर लिए थे। तो अब हम करते हैं इसके आगे का, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्विक रिवीजन तो कर ही लिया है और उस क्विक रिवीजन के साथ हम इसके सारे एग्जांपल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट अपने ही एग्जाम्पल्स और अपने ही क्वेश्चन को कुछ नाम इधर उधर कर दे और एज इट इज़ वो अपने एग्ज़ाम में पूछ ले, क्योंकि ऐसा फाइनल लेवल पे भी हुआ है और होता है। जनरली 50 to 60% जो है वो एज इट इज़ वो अपने ही स्टडी मटेरियल के अलग अलग एमटीपी, आरटीपी और स्टडी मैथ्स के क्वेश्चंस या पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पेपर बनाते हैं। जो ये सब करके जाएगा उसके लिए पेपर इजी रहेगा, जो ये सब छोड़ के जाएगा सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई करके जाएगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 14। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्रुव ने अपना पुराना लैपटॉप जिसे वो अपने बिजनेस के लिए यूज करता था अपनी दोस्त को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस विल क्वालिफाई ए सप्लाई। ये सप्लाई क्वालिफाई हो जाएगा, इसे सप्लाई मान लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, उसने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हो जब उसने परचेज किया, तो इसीलिए इन्होंने लिखा है दिस विल क्वालिफाई सप्लाई। इसे हम सप्लाई बोलेंगे प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। अगर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया हो तो उसे हम सप्लाई मानेंगे। देखो टैक्स के पेपर में ना पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसमें साफ साफ लिखा होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। अब परचेज के टाइम पे लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन ये लिखा होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज नॉट बीन अवेल्ड, तो बोल देना भाई दिस इज नॉट सप्लाई बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। और उसमें साफ साफ लिखा होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, तो फिर आप बोल देना ये सप्लाई है, बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई होगा, डिम्ड सप्लाई होगा। नाउ एग्जांपल 15। ए डीलर ऑफ एयर कंडीशनर्स परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक डीलर है, एयर कंडीशनर का मतलब कि एयर कंडीशनर का उसका बिजनेस है और वो परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है, बेच रहा है, दे रहा है किसी को मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट पे दे रहा है, बिना कंसिडरेशन के दे रहा है। अब देखते हैं आगे वो क्या लिख रहा है। आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड। और जो मोटर व्हीकल पे जो आईटीसी है वो तो ब्लॉक्ड है, मतलब उसको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला नहीं, तो द ट्रांजेक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट अ सप्लाई। अब इस केस में ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं माना जाएगा एज द कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस असेट ट्रांसफर्ड इज नॉट फुलफिल्ड। ये जो कंडीशन है कि आईटीसी अवेल किया हो बिजनेस असेट पे, वो तो फुलफिल हुआ ही नहीं, इसलिए सप्लाई नहीं है। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 16। Miss Priya holds 30% shares of ABC Limited and 35% shares of XYZ Limited। मिस प्रिया ने होल्ड किए 30% शेयर किसके, ABC Limited के, और 35% शेयर किसके, XYZ Limited। तो अब ये जो ABC और XYZ है वो दोनों में क्या कहलाएंगे, आपस में रिलेटेड कहलाएंगे। आई थिंक इसका जो शेयर है देखो मोर देन 25% दोनों में होल्ड किए होने चाहिए, तो एक में इसने 30% होल्ड किया, एक में 35% होल्ड किया, तो ये दोनों कंपनी में एक ने होल्ड किया, तो ये दोनों कंपनी आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड कहलाएंगे। एग्जाम्पल 17। क्यू लिमिटेड हैज अ डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी। क्यू लिमिटेड कॉर्पोरेट पॉलिसी तक बना रही है, ऑपरेशन मैनेजमेंट देख रही है, क्वालिटी कंट्रोल देख रही है आर लिमिटेड की। इसका मतलब आर लिमिटेड पे तो दबदबा है क्यू लिमिटेड का, तो फिर इट कैन बी सेड दैट जो क्यू लिमिटेड है वो आर लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए क्यू और आर क्या है, रिलेटेड कहलाएंगे। चलते हैं आगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 18, पेज नंबर 30। मोहन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मोहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली। उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, जैसे कि मेरा ऑफिस भी दिल्ली में। नाउ ही हैज आल्सो ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया है, वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज न्यूली ओपन ब्रांच ऑफिस, कि वो अपना जो नया ब्रांच ऑफिस उन्होंने कोलकाता में ओपन किया उसके लिए भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया। नाउ मोहन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी अंडर सेम पैन इन वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। अब है तो मोहन का ही वो ऑफिस भी और दिल्ली वाला भी, तो मोहन के पैन से ही वहां पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि पैन बेस्ड जीएसटी, और उसी पैन से दिल्ली में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हम ये बोलेंगे एक ही पैन पे 2 या 4 जगह कहीं भी वो अलग अलग स्टेट में लेता रहेगा, तो ये आपस में इसको हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। इसको क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। इसे रिलेटेड पर्सन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल 19। रिसर्व एंटरप्राइजेज ए रजिस्टर्ड सप्लायर। रिसर्व एंटरप्राइजेज एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, ओन्स एन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र। उसकी एक एयर कंडीशंस मतलब एसी के साथ रेस्टोरेंट है, एसी का, एसी में रिलैक्स होकर लोग खा सकते हैं, विरार महाराष्ट्र में।
ठीक है। इट हैज ओपन द लीकर शॉप इन रायपुर, और एक दारू की दुकान उसने खोल ली कहाँ पे, रायपुर में, उत्तराखंड में, फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन, वो वहाँ दारू का बिजनेस करेगा, बेचेगा, शराब बेचेगा, ठीक है। इस पे तो वैसे भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, जीएसटी के एम्बिट से ही बाहर है दारू का। नाउ सिंस सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि अल्कोहलिक लीकर ह्यूमन कंजम्पशन जो उत्तराखंड में वो कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है दारू की, वो तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उस पर तो जीएसटी लगता नहीं है। नाउ रिजर्व एंटरप्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपनी रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम इन उत्तराखंड। भाई उत्तराखंड में सिर्फ वो दारू बेच रहा है तो उस पर जीएसटी कभी आएगा ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन लेके करेगा क्या, इसलिए लिखा है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है ही नहीं। नाउ इन दिस केस air conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop in Uttarakhand shall be treated as establishment of distinct person। तो इस केस में दोनों को, महाराष्ट्र के और उत्तराखंड के जो बिजनेस है, इसको बोलेंगे ये डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, क्योंकि एक ही बंदे का, एक ही बिजनेस का दूसरा ब्रांच भी है ना वो। नाउ सप्लाई बाय महाराष्ट्र रेस्टोरेंट टू उत्तराखंड शॉप। अब जब महाराष्ट्र रेस्टोरेंट उत्तराखंड शॉप को अगर कुछ सप्लाई करता है इन कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के लिए ही कर रहा है, इवन विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के कर रहा है, फिर भी ये क्या हो जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। हमने पढ़ा था कि रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन अगर आपस में कुछ करते हैं तो उसे सप्लाई बोलेंगे, बिना कंसिडरेशन के भी होगा तो। अब चलते हैं नाउ एग्जांपल 20 पेज नंबर 31। रघुबीर फैब्रिक्स ट्रांसफर्स 1000 शर्ट्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू हिज रिटेल शोरूम इन दिल्ली। जो रघुबीर फैब्रिक्स हैं उन्होंने 1000 शर्ट्स अपनी फैक्ट्री से लखनऊ भेज दिया है, अपने रिटेल शोरूम दिल्ली लोकेट, हाँ, लखनऊ की फैक्ट्री से दिल्ली भेज दिया है अपने रिटेल शोरूम में, सो दैट कि दिल्ली से वहां बेच सके। नाउ द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुवीर फैब्रिक्स आर रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री और जो रिटेल शोरूम है रघुवीर फैब्रिक्स की, वो सेम स्टेट में ही, क्या लिखा है, द फैक्ट्री रिटेल शोरूम रजिस्टर्ड इन द स्टेट्स वेयर, अच्छा, जो द फैक्ट्री एंड द रिटेल ऑफ शोरूम ऑफ रघुवीर फैब्रिक्स आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट्स वेयर दे आर, मतलब फैक्ट्री जहां पे लोकेटेड है वहां रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और जो रिटेल शोरूम जहां पे लोकेटेड है वहां रजिस्ट्रेशन है। तो ये कहना चाहते हैं कि एक लखनऊ में रजिस्ट्रेशन और एक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है। ऑल्दो नो कंसिडरेशन, लेकिन ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं, एक तरीके से स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, फिर भी ये सप्लाई है, फिर भी इसे हम सप्लाई मानेंगे। तो इन्होंने फोटो में भी दिखाया भी है कि रजिस्टर्ड फैक्ट्री इसका लखनऊ में है, वो स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं रजिस्टर्ड दिल्ली शोरूम को, तो स्टॉक ट्रांसफर को हम डीम्ड सप्लाई बोलेंगे, चाहे वो बिना कंसिडरेशन के हो। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। रघुवीर फैब्रिक्स ट्रांसफर 1000 शर्ट्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री। अब देखो इसको हम पिक्चर के फॉर्म में देख लेते हैं कि लखनऊ फैक्ट्री है और कानपुर शोरूम है। लखनऊ फैक्ट्री और कानपुर शोरूम दोनों ही सेम स्टेट में है, तो इन्होंने क्या किया है, सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है। बाबा जी एक स्टेट में तो एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा, वहां पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर देगा। तो अब लखनऊ भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, कानपुर भी उत्तर प्रदेश में है, तो इसने दोनों का तो एक ही सिंगल जीएसटी। अब ये कह रहा है कि उसमें क्या था कि दिल्ली का अलग जीएसटी था, कानपुर का अलग था, इसलिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए थे या स्टॉक ट्रांसफर कर रहे थे, तो बिना कंसिडरेशन का वैसे सप्लाई मान। लेकिन यहाँ पे एक ही राज्य है और एक ही जीएसटी है भाई, तो कोई अपने आप को ही कैसे सप्लाई कर सकता है। तो लखनऊ फैक्ट्री का भी सेम जीएसटी, यहाँ का भी सेम जीएसटी कानपुर का, तो इस केस में इस स्टॉक ट्रांसफर को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। इसमें जो फैक्ट है वो है कि सिंगल जीएसटी है दोनों का। चलते हैं आगे। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 22। अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स। अनमोल ने भोलू को एक एजेंट बना लिया। भोलू एक एजेंट है कि भाई मेरे लिए एक सामान खरीद के दे मुझे। हमने देखा भी था इसका एग्जांपल कि एजेंट दो तरीके से होते हैं, एक सामान बेचने में हेल्प करते हैं, एक सामान खरीदने में हेल्प करते हैं। नाउ अनमोल ने भोलू को अपॉइंट किया मेरे लिए, मेरे भी पे गुड्स परचेज करके दे फ्रॉम द मार्केट से, ठीक है। भोलू एजेंट है, कर देगा ना। भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर। भोलू ने बहुत सारे सप्लायर्स खोजे जो कि उसको वो गुड्स दे सकते हैं जो अनमोल को चाहिए। एंड सप्लायर आस्क द सप्लायर गोलू। अब एक सप्लायर मिल गया गोलू टू सेंड द गुड्स, भैया गुड्स भेज दे अनमोल को। एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल, और सीधा सीधा इनवॉइस अनमोल को ही इशू कर दे, मतलब वो अपने नाम पे इनवॉइस नहीं ले रहा है। और हमने देखा था कि वो ऐसा एजेंट जो अपने नाम पे इनवॉइस ले तो बिना कंसिडरेशन का भी हम उसे सप्लाई बोल रहे थे। नाउ इन दिस सिनारियो भोलू इज ओनली एक्ट एज ए प्रोक्योरमेंट एजेंट।
यहाँ पे जो है भोलू सिर्फ प्रोक्योरमेंट एजेंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो अपने नाम पे तो कुछ ले ही नहीं रहा, इन्वॉइसिंग करा नहीं रहा, कह रहा भाई अनमोल को भेज दे, अनमोल के नाम पे ही डायरेक्टली इन्वॉइस कर दे, एंड हैज इन नो वे इन्वॉल्व इन हिमसेल्फ इन द सप्लाई, और वो सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व ही नहीं है। भोलू को खोजा, गोलू को खोजा, अनमोल से कनेक्ट करवा दिया, गोलू को बोला अनमोल को सामान दे दे भैया, इनवॉइस भी अनमोल के नाम पे ही कर दे, तो ये क्या क्या है, तो सिर्फ भैया खोज के अपना एजेंट का काम कर दिया, सप्लाई और रिसिप्ट में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। हेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस, इस एक्ट के हिसाब से भोलू इज नॉट एन एजेंट ऑफ अनमोल, भोलू को हम अनमोल का एजेंट नहीं बोलेंगे फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 वही वो केसेस जिसमें हमने देखा था बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई माना जाएगा, लेकिन उसके लिए वो एजेंट अपने नाम पे इन्वॉइसिंग कराए, लेकिन इसमें तो अपने नाम पे वो करवा नहीं रहा ना, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये भोलू एजेंट नहीं है, ठीक है ना, तो इसे सप्लाई भी नहीं मानेंगे। भोलू के नाम बिहाफ पे कुछ हुआ ही नहीं ना, भोलू और अनमोल के बीच में कोई सप्लाई वाली ट्रांजेक्शन नहीं हुई, जो भी हुई है वो गोलू और अनमोल के बीच में हुई, गोलू तो सप्लायर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इतनी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन तो मैं नहीं कर सकता, अभी क्विक रिवीजन की बात हो रही है तो क्विक रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं ताकि पेपर में सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए ना, और अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जब आप रीड करोगे तो हो सकता है मेरी बातें याद हो उस टाइम, या याद आ रही होंगी भाई उस बंदे ने ऐसा ऐसा करके एक्सप्लेन किया था। एग्जाम्पल 23, मनी बैंक, ए बैंकिंग कंपनी, मनी बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, अपॉइंट्स मानदार ऑक्शनर टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स, उसके पास कुछ ऐसे सामान है उसको बेचना चाहता है, उसने बोली लगाने वाले को, ऑक्शनर वो होते हैं जो बोली लगाते हैं भाई 1001, 1002, 1003 इस टाइप से, तो देखा होगा आपने फिल्मों में, तो वो उसने मानदार को बुला लिया भाई हमारे ये गुड्स को भिजवा दें। कई बार क्या होता है ना, बैंक किसी को लोन पे गाड़ी देती है, वो ईएमआई और नहीं चुका पाता है तो उठा लेती है, तो ऐसे गाड़ियाँ बहुत सारी होती है बैंकों के पास, तो क्या करते हैं ऑक्शन लगा देते हैं, भिजवा देते हैं, तो ऐसे लोग होम लोन पे घर ले लेते हैं, ईएमआई नहीं चुका पाते तो उस घर पे भी ऐसा ही ऑक्शन में वो घर बेचते हैं। द ऑक्शनर अरेंज द ऑक्शन, ऑक्शनर ने ऑक्शन अरेंज कराया, बोली यहाँ पे लगाई जाएगी ना, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिड, और उसमें बिड लगाते हैं, हाँ भाई हम इतना देंगे, हम इतना, तो बिडर्स होते हैं, बिड लगा दिया ना, द हाईएस्ट बिड, जो भी ज्यादा बोली लगाएगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसको गुड्स बेच दिया जाता है, तो मनी बैंक ने भी ऐसा ही किया। नाउ द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स इज इशूड बाय मनी बैंक टू द सक्सेसफुल बिडर। अब यहाँ पे बैंक ने डायरेक्टली उस बिडर को जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसको इशू कर दिया, इनवॉइस बेच, मतलब गुड्स दे दिया उसको, इनवॉइस भी दे दिया उसको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बताओ उस ऑक्शनर का क्या रोल है, क्या ऑक्शनर ने अपने नाम पे कुछ किया? इन दिस सिनेरियो ऑक्शनर मेनली, ऑक्शनर तो सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विद नो रोल प्लेड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स में उसका कोई रोल ही नहीं है। इवन इन दिस सिनेरियो मानदार जो है वो एजेंट नहीं माना जाएगा शेड्यूल पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 के हिसाब से। शेड्यूल 1 पैरा 3 में वही बंदा एजेंट माना जाता है जो अपने नाम पे इनवॉइसिंग ले, लेकिन इसमें तो ये कर नहीं रहा है कुछ भी, ये तो बस एक नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो एजेंट के ऊपर थे ये 2 पॉइंट, ये एजेंट है या नहीं, एजेंट है ही नहीं। अब एग्जांपल नंबर 24, गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट्स गंभीर, गौतम गंभीर के नाम अलग अलग कर दिए, गौतम एक आर्टिस्ट है, उसने गंभीर को अपॉइंट किया ऑक्शनर को कि भैया मेरा पेंटिंग का ऑक्शन करा दे, बोली लगवा दे, मेरी पेंटिंग बिकवा दे, ठीक है। गंभीर ने अरेंज किया सारे ऑक्शंस और अपने बिडर्स जो बोली लगाने वाले उन सबको अरेंज किया, जो सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसको पेंटिंग बेच दिया जाएगा, ठीक है। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इशूड बाय द गंभीर। अब देखो गंभीर जो ऑक्शनर है ना वो इनवॉइस इशू कर रहा है, अब गौतम इनवॉइस नहीं करवा रहा है जबकि पेंटिंग गौतम की है, तो अब ये जो गंभीर है ना वो इनवॉइस इशू कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ गौतम, गौतम के बिहाफ पे, बट इन हिज ओन नेम, अपने नाम में गंभीर इनवॉइस इशू कर रहा है, तब वो एजेंट कहलाएगा, पैरा 3 शेड्यूल 1 वाला। एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द, पेंटिंग दे दिया गया। इन दिस सिनेरियो गंभीर इज नॉट मेयरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनरी सर्विस, गंभीर सिर्फ ऑक्शनरी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये बंदा इन्वॉल्व है सप्लाइंग द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गौतम टू द बिडर, गौतम के बिहाफ पे पेंटिंग को सप्लाई करने में भी इन्वॉल्व है ये बंदा, क्योंकि उसके नाम पे वो इनवॉइस इशू कर रहा है, एंड हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल, और उसको अथॉरिटी है कि वो इसकी पेंटिंग की ओनरशिप ट्रांसफर कर दे, टाइटल ट्रांसफर कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गौतम, गौतम के बिहाफ पे। दिस सिनेरियो इज कवर्ड अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, तो अब ये बंदा पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट कहलाएगा। नाउ एग्जांपल 25, ए C&F एजेंट or commission agent takes possession of the goods from the principal and issue the invoice in his own name। एक C&F एजेंट है, कमीशन एजेंट है, वो प्रिंसिपल से गुड्स लेता है,
जिसके पास गुड्स है, और इनवॉइस एंड इशू द इनवॉइस, और इनवॉइस इन हिज ओन नेम, और अपने नाम में इनवॉइस इशू करता है, तो ये बंदा एजेंट है पैरा 3 शेड्यूल 1 वाला, क्योंकि अपने नाम पे इनवॉइसिंग कर रहे। तो वो सारे एग्जांपल्स में जो फैक्ट आ रहा है वो अपने नाम पे इनवॉइसिंग वाली बात आ रही है। इन सच केस द C&F कमीशन एजेंट इज एन एजेंट, ऐसे केस में C&F कमीशन एजेंट को हम एजेंट बोलेंगे। प्रिंसिपल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट है। द डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज इमिट, चाहे वो प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने अपने नाम पे इनवॉइसिंग शुरू कर दी है तो उसको हम एजेंट बोलेंगे। Now example number 26, Ravi sells agricultural produce by utilizing the services of Kavi, who is a commission agent as per Agricultural Produce Marketing Committee Act of the state. रवि ने अपने खेत से निकले हुए जो भी अनाज है वो बेच दिया है, कवि की सर्विस ली है। कवि एक एजेंट है। कवि एजेंट का क्या काम होता है, वो खरीदार को खोजे और बेचने वाले को बोले भैया ले भाई तेरा खरीदार आ गया, इसको बेच दे। ठीक है, उसने खरीदार को बेचा एग्रीकल्चर ऑन बिहाफ ऑफ रवि, वेयर वो कमीशन भी चार्ज करता है। रवि इस चीज के लिए क्या करता है, रवि से वो कमीशन चार्ज कर लेता है। कवि सिमिलर नाम है, रवि और कवि एजेंट है। ठीक है, नाउ एज पर द कमीशन APCM, द कमीशन एजेंट इज पर्सन, कमीशन एजेंट वो पर्सन होता है जो बाय और सेल करने में हेल्प करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे बाय और सेल करता है और फैसिलिटेट करता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे खरीदे, कैसे बेचा जाए, यही सब, और उसके बदले में रेम्युनरेशन ले लेता है, कमीशन ले लेता है, परसेंटेज ले लेता है। इन दिस केस वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय कवि टू द बायर, अब देखो कवि इनवॉइस इशू कर रहा है और कवि ही एजेंट है। अब जब एजेंट इनवॉइस इशू कर रहा है बायर को तो क्लियरली है कि वो एजेंट है भाई। जो पैरा 3 शेड्यूल 1 केस है वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है ना, सारा क्रक्स ही इनवॉइसिंग के ऊपर है। हाउएवर इन केस वेयर द इनवॉइस इज इशूड डायरेक्टली बाय रवि टू द बायर, लेकिन अगर रवि खुद ही इनवॉइस इशू करता, जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस कर रहा है एग्रीकल्चरल, तो फिर हम उसको कवि को एजेंट नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे कवि इशू कर रहा था, इसीलिए इन्होंने दोनों केस बता दिया। अगर इन केस रवि डायरेक्टली इशू करेगा बायर को, द कमीशन एजेंट कवि डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजेंट, फिर वो पैरा 3 का एजेंट नहीं कहलाएगा। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। अब आगे चलते हैं। Question number 27, example 27, Jumru Associates receive legal consultancy services from its head office located in Malaysia. मलेशिया में उसका हेड ऑफिस है, और हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस में देखा था कि रिलेटेड और एसोसिएट कंपनी से आप लेते हो और बिना कंसिडरेशन के भी लेते हो, लेकिन आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर ले रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करवा रहे हो, तो वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। अब देखो, जुमरू एसोसिएट रिसीव लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम हेड ऑफिस, तो जुमरू और हेड ऑफिस जो मलेशिया में, ये एक दूसरे के लीग वो हो गए, हेड ऑफिस और ये जुमरू एसोसिएट एक दूसरे के रिलेटेड हो गए। ठीक है, क्योंकि उसी का तो हेड ऑफिस है वहां पे। द हेड ऑफिस इज रेंडर्ड सच कंसल्टेंसी सर्विस, अब हेड ऑफिस ने फ्री में वो सर्विस दे दी है अपने ब्रांच ऑफिस को। सिंस जुमरू एसोसिएट एंड द हेड ऑफिस आर रिलेटेड पर्सन, क्योंकि जुमरू एसोसिएट्स और जो हेड ऑफिस है वो रिलेटेड है। भाई मेरा ही तो हेड ऑफिस है वहां पे, मान लेते हैं मलेशिया में, तो हेड ऑफिस रिलेटेड हो गया। तो सर्विसेज रिसीव्ड बाय जुमरू एसोसिएट, जो जुमरू एसोसिएट ने सर्विसेज रिसीव किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कराया है, बाहर मलेशिया की कंपनी से सर्विस लिया है वो अपने हेड ऑफिस से, इसको हम बोलेंगे सप्लाई। इवन तो द हेड ऑफिस हैज नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम इट, चाहे हेड ऑफिस ने उसके लिए बदले में पैसा चार्ज किया हो या ना किया हो, इससे सप्लाई मानेंगे। Example 28, चकमक ए प्रोपराइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, चकमक एक प्रोपराइटर है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। हैज सर्व्ड आर्किटेक्ट सर्विसेज, उसने आर्किटेक्ट सर्विस से लिए अपने सन से, अपने बेटे से, जो कि उस US में रहता है। इंपोर्ट ले करे वाली है ये भी, है ना। नाउ विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑफिस इन दिल्ली, उसने अपने ऑफिस न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, उसने अपने घर जो दिल्ली में, उसके लिए उसने सर्विस ली। अब बताओ, ये तो फर्दरनेस ऑफ क्रोर्स ऑफ बिजनेस तो है ही नहीं। नाउ ऑल्दो सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय चकमक, अब चकमक ने विदाउट कंसिडरेशन अपने बेटे से ले लिया। ठीक है भाई, रिलेटेड पर्सन है, लेकिन इसने फर्दरेंस अपने बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं लिया ना, अपने घर से रिलेटेड आर्किटेक्ट सर्विस लिया ना अपने बेटे से, तो येट इट विल नॉट क्वालिफाई। ये रिलेटेड पर्सन है बट फिर भी ये क्वालिफाई नहीं होगा एज ए सप्लाई, क्योंकि इसने अपने बिजनेस से रिलेटेड, हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस केस में, बिजनेस से रिलेटेड अगर इंपोर्ट करवा रहे हो आप, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो और बिना कंसिडरेशन कर रहे हो, रिलेटेड से कर रहे हो, तो फिर वो सप्लाई है। बिजनेस से कर रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड करवा रहे हो और बिना रिलेटेड बंदे से कर रहे हो,
जिससे आप इंपोर्ट करवा रहे हो, सर्विस ले रहे हो इंपोर्ट, अगर वो आपका रिलेटेड नहीं है और बिना कंसिडरेशन का वो आपको कर रहा है तो फिर सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि सप्लाई फॉल करने के लिए कंडीशन है आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करो, रिलेटेड पर्सन से करो, उसको पैसे भी मत दो और आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तब वो सप्लाई होगा। कुछ भी मिसिंग है तो वो सप्लाई नहीं मानेगा। अब इसमें क्या है, चकमक बिना कंसिडरेशन कर रहा है, वो उसका रिलेटेड है बेटा, लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है, इसीलिए ये सप्लाई नहीं है। हे भगवान, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, आई थिंक मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। बता देना भाई स्पीड कैसी है, ज़्यादा अगर मैं एलेबरेट कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना, फिर हम स्पीड बढ़ा देंगे। अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 29, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज एयर कंडीशन टू इट्स मेंबर एट अ कंसेशनल प्राइस। तो यार ये भी सप्लाई मान लेंगे ना कि अपने ही मेंबर्स को सर्विस दे रहे हैं एसी की, रेजिडेंट। अब जैसे हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले यहाँ पे सर्विसेज देते हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं, बदले में पैसे लेते हैं, तो ये सर्विस है, ये सप्लाई है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 30, ए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्ट्स मेंटेनेंस चार्ज। अभी मैंने बताया कि मेंटेनेंस चार्ज कलेक्ट करते हैं अपने ही मेंबर से, तो इसको भी हम सर्विस मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। हेंस इन बोथ ऑफ द एग्जांपल इट शैल बी डीम्ड एज द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड इट्स मेंबर आर टू सेपरेट पर्सन। मानेंगे कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वो अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं, एंड इट शैल बी डीम्ड दैट द सप्लाई हैज टेकन प्लेस फ्रॉम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टू अ मेंबर। तो बोलेंगे कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उसने अपने मेंबर को सप्लाई मतलब सर्विसेज दे दी है भाई, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 30 कवर कर लिया। आई थिंक आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं हमें अगले या नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।